नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की अहम खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज भी अहमदाबाद में रोड शो के साथ 4 जनसभाओं को पीएम ने किया संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह की भी हुई रैलियां। अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे? मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। कमेटी बनाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में फडणवीस, हरियाणा में खट्टर, सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में। बाजार में 8 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में मुनाफा वसूली। ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी में बिकवाली। आईटी, इंफ्रा, फार्मा शेयरों में दबाव। सेंसेक्स 416 और निफ्टी 116 अंक गिरकर बंद। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बरार को हिरासत में लेने की खबरों पर पंजाब के सीएम ने लगाई मुहर। कहा, कैलिफोर्निया में पकड़े गए गोल्डी को भारत लाने की तैयारी। अभिनेत्री नोरा फतेही की आज ईडी के सामने पेशी। 5 घंटे तक चली पूछताछ। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा है मामला। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप एच में आज 2 बड़े मुकाबले। दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा पुर्तगाल, तो घाना और उरुग्वे भी होंगे आमने सामने। दोनों मैच रात 8:30 बजे से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसका मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और कई राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी की होड़ मच गई। कल एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात दोहराई। फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को खुद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए कहा है। सभी राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इसे लागू कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने का विचार किया जा रहा है और इस पर खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बात करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में पीएसए एक्ट पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी देश में 2 तरीके के कानून नहीं होने चाहिए। यूसीसी पर काम करने के लिए वो जल्द ही एक कमेटी का गठन करने वाले हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार आपको सुनवाते हैं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हर राज्य को ये इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव हमारे संविधान ने दिया है। किन्हीं कारणों से हमारे देश में नहीं हो पाया। अभी गोवा में है, अब उत्तराखंड कर रहा है, हिमाचल करने वाला है, गुजरात करने वाला है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी राज्यों को ये करना है, करना भी पड़ेगा। महाराष्ट्र भी उचित समय पर इसके बारे में सोचेगा। और यूसीसी के बाद अब बात चुनावी दंगल की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में पिछली बार से 5% मतदान कम हुआ है। अब उत्तर और मध्य गुजरात की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है, यानी कल तक का समय है। और पार्टियां पूरा जोर भी लगा रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भगवंत मान जैसे दिग्गज
प्रचार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री की आज 4 जनसभाएं और थी जिनमें कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। आज पाटण की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव तक ईवीएम का रोना रोती रहती है और नतीजे आने पर सब भूल जाती है। કોંગ્રેસ જ્યારે ઈવીએમ ને કોસવાનું ચાલુ કરે એમ કે ઈવીએમ માં ગડબડ છે, ઈવીએમ ને રહી જાય તારા આમ કરજો, ઈવીએમ એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે અને કોંગ્રેસે મતદાન પતે પહેલા ચાલુ કરી દીધું કે ઈવીએમ 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 ઈવીએમ. કોંગ્રેસની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો દેવાની. तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की एक सभा का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आप भी देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरे दिन रोड शो शुरू हो गया है। इस वक्त शाहीबाग एरिया है, आप देखिए कि पूरा कॉन्वे यहाँ पर लगा हुआ है और प्रधानमंत्री शाहीबाग से सरजपुर के लिए आज रोड शो करेंगे। बीच में भद्रकाली माताजी का मंदिर है, वहाँ पर भी वो माताजी का एक आशीर्वाद भी लेंगे और वहाँ शायद पूजा भी कर सकते हैं। आप देखिए कि लोगों की भीड़ कितनी यहाँ पर उमड़ रही है और अभी भी आज कुल उनकी 4 जनसभा थी, 3 कंप्लीट हो गई और एक अहमदाबाद के सरसपुर में होगी। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन लेते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हिरलविल शो चल रहा है। कल शाम को प्रचार है वो बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों का हुजूम देखकर हम कह सकते हैं कि वाकई ही लोगों का प्यार भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी के प्रति कितना है। 8 तारीख को परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन गुजरात के प्रति, गुजरातियों के प्रति प्रधानमंत्री का और सामने पब्लिक का प्यार भी उनको उतना ही मिल रहा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब ज्यादा जानकारी के लिए और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे केतन इस वक्त जुड़ रहे हैं। केतन, जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई रैली की, उसमें आपने कहा भी कि लोगों का प्यार ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये प्यार वोटों में कितना तब्दील हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें और किस तरीके का माहौल अभी का? देखिए, अहमदाबाद की भद्रकाली माता के मंदिर दर्शन करके प्रधानमंत्री आगे निकल चुके हैं। हम आपको बता दें कि भद्रकाली माता जी का मंदिर 600 साल पुराना है और प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब साल में 1-2 बार वहां अवश्य जाया करते थे। तो कल के रोड शो में ये रूट नहीं था, तो आज इस रूट को शामिल कर लिया गया है और 1-2 जगह पर और वो पुष्पांजलि करेंगे और अंत में जहां सरसपुर में ये रैली रुकेगी वहां बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का प्यार और लोगों का उत्साह अभी भी उतना बरकरार है। भले ही वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन गुजरात के प्रति उनका रवैया उतना ही है और गुजरातियों का प्यार भी प्रधानमंत्री के प्रति उतना ही झलक रहा है। तो सरसपुर में वो जाकर आज की एक अंतिम जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आज उनकी 4 जनसभाएं हो गई और कल शाम 5 बजे से प्रचार पूरा हो जाएगा। तो जो दूसरे चरण का उत्तर और मध्य गुजरात में चुनाव होने जा रहा है और अहमदाबाद भी एक उसका हिस्सा है, तो वो ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं और अपने पुराने अनुभव को साझा कर रहे हैं और अपने साथ लोगों को जोड़कर एक अच्छी मार्जिन से जीतने का वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सामने कांग्रेस और एक नई पार्टी इस बार आ गई है। वो किस तरीके की जी तोड़ कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, ये तो हमें दिख रहा है। कल का क्या कुछ प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में? देखिए, कल भी जो शेड्यूल है थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन हमें जो पता चला है कि कल भी उनके 3 या 4 जनसभा होने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर अमित शाह है, उनकी भी आज 4 रैलियां हुई और एक अंतिम जनसभा है वो अहमदाबाद में शुरू हो चुकी है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद में एक रैली कर रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह का वडोदरा में रोड शो होता है और वापस 7 बजे के बाद एक शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी है। तो हम कह सकते हैं कि चरम पर है चुनाव और कल भी प्रधानमंत्री यहाँ रहने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह तो लगातार पिछले 15 दिन से यहीं पर है।
तो शायद लगता है कि बड़ा उलटफेर वो करने वाले हैं। लेकिन 8 तारीख को हमें पता चलेगा कि आखिरकार जनता जनार्दन ने और गुजरातियों ने गुजरात की गद्दी किसको सौंपी। इंतजार करना पड़ेगा 8 दिसंबर तक। बिल्कुल, और सड़कों पर दिखने वाला ये प्यार जो है वो किस तरीके से पहुंचा, वोटों में कैसे तब्दील हुआ, ये भी तब पता चलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन, और तमाम अपडेट के लिए। ये तो रही गुजरात चुनाव की बात, जिसमें दमखम दिखाती हुई तमाम पार्टियां और खास करके बीजेपी। अब आपको दिल्ली एमसीडी चुनाव का हाल भी बता दें, क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पूरी ताकत यहां भी झोंक दी गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहां मोर्चा संभाला। केजरीवाल ने आरडब्ल्यूएज के साथ बातचीत में भरोसा दिया कि वो आरडब्ल्यूएज को और ताकत देंगे और लोकल लेवल पर काम करवाएंगे। गोपाल राय और मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे थे। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यहां रोड शो किया। तो वहीं कांग्रेस के रोड शो में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ अभिनेत्री नगमा नजर आई। परसों यानी कि 4 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा यहां कड़ी कर दी गई है और रविवार तक दिल्ली में शराबबंदी लागू कर दी गई है। तो वहीं एमसीडी चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने योग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी योगा क्लासेस में अड़ंगे लगा रही है, लेकिन वो इसे बंद नहीं होने देंगे। और मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं दिल्ली वालों का भाई हूँ, मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, तो मैं हर एक के परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। सो कल आप जब सवेरे अपनी अपनी क्लासेस में जाएं तो एक तो ये मैसेज दे देना कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपकी क्लासेस कभी बंद नहीं होने देंगे, किसी हालत में बंद नहीं होने देंगे। और दूसरा मैसेज ये कि आप सब लोग जिसको वोट डालना चाहें वोट डालें। हम आपको वोट डालने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहे कि हमारी क्लासेस में आओगे तो हमें ही वोट देने हैं। आप जिसको वोट डालना चाहें आप वोट डालें। ये काम हम वोट के लिए नहीं कर रहे, ये काम हम पुण्य के लिए कर रहे हैं। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 1986 सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन करते दिखे। बाड़ा हिंदू राव इलाके में टाइटलर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं और इनके खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सिखों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। 84 के दंगों में जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा, ऐसे चेहरों को लेकर भी आज कांग्रेस जा रही है। तो हम तो जनता को बताते हैं कि एसआईटी का गठन भी 84 के दंगों पर किया तो मोदी सरकार ने किया और सिखों को न्याय दिलाने का काम किया। हमने तो करतारपुर कॉरिडोर को भी खोला, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाने का काम किया, साहिबजादों की शहादत पर वीर दिवस मनाने का काम किया है। तो 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का और 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का मनाने का काम भी किया। हमने तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के सबका साथ सबका विकास किया है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने में मजबूर है। और चुनावी दंगल के बाद अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 416 पॉइंट गिरकर 62,867 पर बंद हुआ। निफ्टी 116 पॉइंट गिरकर 18,996 पर बंद हुआ। ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों में आज बिकवाली रही तो आईटी, इंफ्रा, फार्मा शेयरों में दबाव देखा गया। तो वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आइए बाजार का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए कैसा रहा आज का कारोबार? देखिए, जहां तक कि बाजार का सवाल है, ऑब्वियसली 7-8 दिन की जो लगातार तेजी हमने देखी थी वहां कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ब्रेक लग गए, क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े बहुत वीक थे और इसीलिए शायद आपको निफ्टी में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपर के स्तरों से देखने को मिली। बाजार की अगर हम बात करें तो 18,700 के आसपास ही निफ्टी का क्लोज आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑब्वियसली रियल एस्टेट शेयर्स में काफी अच्छी बाइंग थी आज और खास करके मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज में 3 से 5% की तेजी देखी गई। जहां तक कि लूजर्स का सवाल है, हमने ऑटो शेयर्स में जो मंथली आंकड़े हैं उनके आने के बाद भारी मुनाफा वसूली देखी। खास करके आइशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मारुति जैसे शेयर्स में 1.5 से 2% से ज्यादा की आपको बिकवाली हावी होती नजर आई। इसके अलावा यतिन, किन सेक्टर्स में आज सुस्ती दिखी और कहां पर एक्शन दिखा?
देखिए, बाजार की बात करें तो निफ्टी गेनर लूजर में आपको सबसे ज्यादा गेनर्स दिखेंगे मेटल स्टॉक्स और सीमेंट शेयर्स में। अगर हम आज की बात करें तो स्पेसिफिकली अपोलो हॉस्पिटल्स आपको 2% ऊपर दिखेगा, लेकिन टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयर्स में अच्छी खासी खरीदारी थी। लूजिंग एंड पे आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको ऑटो शेयर्स ही नजर आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प, आइशर, मारुति, एमएनएम, इन सभी शेयर्स में लगभग 1.5 से 2% की मंदी दिखी। गेनिंग साइड पे अगर हम देखें तो मिड कैप्स में काफी सारा अच्छा एक्शन था। इनफैक्ट रेमंड की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 18% चला। इसके बाद पेटीएम, रेडिको, खैतान, सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयर्स में भी आपने 5 से 7% की तेजी देखी। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत शेयर्स आपको 2-3% नीचे दिखाई देंगे। ईजमाई ट्रिप, तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली और अदानी ट्रांसमिशन और आईआरबी इंफ्रा में थोड़ी बहुत बिकवाली के फ्लोज रहे। बहुत शुक्रिया यतिन मार्केट अपडेट के लिए आपका। और बाजार नए हाई पर है, क्या बाजार में तेजी की रफ्तार जारी रहेगी और बाजार के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात फर्टिलाइजर सब्सिडी की, जिसको कम करने और फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को भी बचत होगी और भारत फर्टिलाइजर में जल्द ही आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, पिछले कुछ महीनों में फर्टिलाइजर की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। इससे न सिर्फ सरकार का इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ा है, लेकिन जो सब्सिडी है वो भी सरकार को अब ज्यादा जो है देनी पड़ रही है। तो सरकार अब इसका बोझ जो है कम करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने जो फर्टिलाइजर्स कंपनी के सीएमडीज है, सीईओज है, उनको निर्देश दिए कि आप नैनो यूरिया की बिक्री को बढ़ावा जो दीजिए और नैनो यूरिया को जो है किसानों के अंदर पॉपुलर जो है वो कीजिए। इससे न सिर्फ किसानों को बचत होगी बल्कि भारत जो है यूरिया में आत्मनिर्भर जो है वो भी बन सकेगा। खासतौर पर यही बता दूं कि जो नैनो यूरिया की एक 500 ml की बोतल है वो करीबन 225 रुपए की पड़ती है, जबकि जो 45 किलो का यूरिया का बैग है वो 266 रुपए का जो है पड़ता है। तो सरकार का ये अंदाजा है कि इससे किसानों को सीधे 41 रुपए की बचत जो है वो होगी। तो सरकार ये चाहती है कि किसान जो है ज्यादा से ज्यादा नैनो यूरिया को अपनाए, तो सरकार इसको बढ़ाने की तैयारी जो कर रही है। तो किसान जो सीधे जो कंपनियों को कहा है कि आप सीधे नैनो यूरिया की बिक्री जो है उसको बढ़ाइए। तो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है वो नैनो यूरिया को ज्यादा बढ़ावा जो है वो दे रही है, जिससे कि सरकार को उम्मीद है कि उनका सब्सिडी बिल जो है आने वाले दिनों में कम होगा। और साथ ही साथ सरकार जो है चाहती है कि किसान जो है इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा से ज्यादा करे। तो इसकी सरकार ने कंपनियों को निर्देश जो है वो दे दिए। बहुत शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। तो वहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को अमेरिका में पकड़ लिया गया। खुद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस बात की जानकारी दी है। भगवंत मान ने ही ये बताया कि गैंगस्टर गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। खुफिया एजेंसी एफबीआई ने ही पहले मूसेवाला के आरोपी गोल्डी बरार का पता लगाया, उसके बाद उसकी कई दिनों से ट्रैकिंग की। इसमें कैलिफोर्निया में उसका ठिकाना मिला जहां से उसे हिरासत में ले लिया गया। गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस विदेश में भगौड़े बदमाशों की गिरफ्तारी को या फिर हिरासत में लिए जाने के लिए जारी किया जाता है। तो वहीं गोल्डी को हिरासत में लिए जाने के बाद अब उसकी जल्द भारत वापसी हो सकती है। भारतीय एजेंसियां जल्द से जल्द उसके प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर सकती हैं। और आइए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से। तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा।
देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। इस बार ये विवाद जेएनयू कैंपस में दीवारों पर लिखे नारों की वजह से है। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियो हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ जैसे नारे लिखे गए हैं। एक महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया है। जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। इधर एबीवीपी ने लेफ्ट विंग पर यह नारे लिखने का आरोप लगाया है। और अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप एच के 2 अहम मुकाबले खेले जाने हैं। आज रात 8:30 बजे साउथ कोरिया से भिड़ेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल 6 अंकों के साथ पहले ही अंतिम 16 में अपनी जगह बना चुका है, लेकिन फिर भी दर्शक रोनाल्डो से करिश्माई खेल की उम्मीद लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर साउथ कोरिया ने बड़ा उलटफेर करते हुए पुर्तगाल को हरा भी दिया तो भी उसे ग्रुप एच के दूसरे मैच के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा आज का दूसरा मुकाबला भी रात 8:30 बजे खेला जाएगा। ग्रुप एच के इस दूसरे मैच में आमने सामने होंगे घाना और उरुग्वे। अगर ये मैच घाना जीतता है तो वो सीधे अंतिम 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अगर उसने उरुग्वे से ड्रॉ खेला या फिर हार गया तो ग्रुप एच के दूसरे मैच के नतीजे पर निर्भर करेगा कि अंतिम 16 में पुर्तगाल के साथ यहां कौन पहुंचेगा। इस वक्त पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए और इस पर अगर नजर डालें तो ग्रुप ए से नीदरलैंड्स और सेनेगल राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। ग्रुप बी इंग्लैंड और अमेरिका अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। ग्रुप सी से अर्जेंटीना और पोलैंड नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इसके अलावा ग्रुप डी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड में यहां पर पहुंच गए हैं। ग्रुप ई में बड़े उलटफेर के साथ जापान और स्पेन राउंड ऑफ 16 में जा रहे हैं, जबकि जर्मनी अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। उसी तरह ग्रुप एफ में भी बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां पर मोरक्को ने ग्रुप में टॉप किया है और उसके साथ क्रोएशिया नंबर 2 पर रही है, लेकिन दुनिया की नंबर 2 टीम और इस बार इस कप की दावेदार मानी जा रही बेल्जियम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब ग्रुप जी और एच के आज और कल होने वाले मुकाबले के बाद तय हो जाएगा कि राउंड ऑफ 16 में कौन कौन सी टीमें खेलेंगी। आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप पर एक साथ स्टार स्पोर्ट्स 18, स्टार स्पोर्ट्स 18 HD टीवी पर फ्री में देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।